Sources of International Law. Article 38, Clause 1 of the Statute of the International Court of Justice. इस आर्टिकल में इंटरनेशनल लॉ के 4 अथॉरिटेटिव सोर्सेस की बात की गई है: ट्रीटीज, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स, जजेस एंड पब्लिसिस्ट्स। आर्टिकल 38 क्लाउज 1 के बाहर भी इंटरनेशनल लॉ के अदर सोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूनिलैटरल डिक्लेरेशन, यूनिलैटरल स्टेटमेंट, सॉफ्ट लॉज। इस वीडियो में हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। कैसे कस्टम्स इंटरनेशनल लॉ की तरह काम करते हैं, कब एक कस्टमरी प्रैक्टिस इंटरनेशनल लॉ में कन्वर्ट हो जाती है, एक कस्टमरी लॉ के बनने में कितना समय लगता है, क्या कस्टमरी लॉ की वैल्यू ट्रीटी लॉ से ज़्यादा होती है, एक रिटन लॉ से ज़्यादा होती है, और क्या हम इंस्टेंटेनियसली ओवरनाइट एक कस्टमरी लॉ को डेवलप कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोग्राम की जानकारी देना चाहूँगा। इट इज़ आवर प्रायोरिटी, इट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड टू क्लियर any competitive exam in political science, be it UPSC Political Science Optional, UGC NET JRF, state level assistant professor exams in political science like the upcoming UPPSC assistant professor exam or RPSC assistant professor exam। ये सभी competitive exams हैं, political science में conduct किए जाने वाले ये सभी competitive exams हैं, और इन exams में political science की knowledge की quality एंड पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज की क्वांटिटी दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम हमारे कोर्स में पॉलिटिकल साइंस के इन दोनों ही एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। वी विल इंश्योर यू क्वालिटी, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंश्योर क्वांटिटी। पॉलिटिकल साइंस में जितने टॉपिक्स हो सकते हैं, जहां से जिन टॉपिक्स से सवाल बनने की संभावना है, उन सभी टॉपिक्स को हमने इन कोर्सेस में कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे इस रिसेंटली लॉन्च्ड मैसिव एडवांस्ड क्रैश कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉज एंड कोल्ड वॉर हिस्ट्री को ले सकते हैं। ये जो क्रैश कोर्स है, इस कोर्स में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के 400 इन डेप्थ टॉपिक को कवर किया है। इन 400 टॉपिक्स से बाहर इंटरनेशनल रिलेशंस में सवाल आने की संभावना बहुत कम है। ऑल द मेजर थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, all the major concepts and ideas of international relations, all the major international laws, all the major international treaties, conventions, all the major conferences, all the major international and regional organization, all the major events, incidents and conflicts of Cold War, सब कुछ आपको इस advanced crash course में मिलेगा। It is a one-stop solution for you for your international relations preparation. Apart from these crash courses, these unit-wise crash courses, we have full-fledged 10-unit पॉलिटिकल साइंस कोर्स। 10 यूनिट पॉलिटिकल साइंस कोर्स के साथ साथ हम यूजीसी नेट पेपर 1 के कोर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सभी कंटेंट, ये सभी वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स पॉलिटिकल साइंस की हमारी वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये कोर्स, ये कंटेंट, ये वीडियो लेक्चर, ये पीडीएफ नोट्स आपके लिए है। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इस वीडियो में हम कस्टम्स को डिस्कस करेंगे, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 38 क्लाउज 1 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस आर्टिकल के द्वारा कस्टम्स को डिफाइन करते हुए कहा गया है, ये आर्टिकल कस्टम को डिफाइन करते हुए कहता है, कस्टम्स आर एविडेंस of a general practice accepted as law। इस डेफिनेशन में 2 बातें कही गई हैं। कस्टम के, कस्टमरी लॉ के एग्जिस्टेंस में आने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला, देयर हैज टू बी अ प्रैक्टिस विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मोड ऑफ बिहेवियर है, ये किसी रिटन रूल या किसी ट्रीटी या किसी कन्वेंशन पर बेस्ड नहीं होगा। कोई रिटन रूल नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रीज एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। और जब ये कंट्रीज इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते वक्त, इन पैटर्न ऑफ बिहेवियर को ऑब्जर्व करते वक्त
जब ये कंट्रीज इन जनरल प्रैक्टिसेस को, इन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस को, इन कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, जब ये कंट्रीज लीगली बाइंडिंग समझना शुरू करते, लीगली बाइंडिंग समझना शुरू करते, लीगली नेसेसरी समझना शुरू करते। कोई रिटन रूल नहीं है, कोई रिटन लॉ या कोई ट्रीटी या कन्वेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंट्रीज को लगे कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो मोड ऑफ बिहेवियर है, ये नेसेसरी है, इन्हें परफॉर्म करना जरूरी है, it is legally binding. It is like they are following, these countries are following some law, okay, some law which is not written, but they are following that law. वे उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उस अनरिटन लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और जब आप किसी लॉ को फॉलो करते हैं, देन यू आर अफ्रेड ऑफ ब्रेकिंग इट, यू आर अफ्रेड ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। सो दीज कंट्रीज दे आर इंडल्ज्ड इन अ general practice and they regard that general practice as a statement of law. तो जब ये होगा, okay, there is general practice and that practice is regarded as a statement of law. जब ये होगा, then we will have a custom. Okay, then we will have a custom. इस तरह से customs existence में आते हैं। तो किसी भी customary law के दो dimensions, दो aspects होंगे। पहला, first, there has to be evidence of an established practice. कंट्रीज एक कॉमन प्रैक्टिस, एक कॉमन बिहेवियर को फॉलो करें। इस कॉमन प्रैक्टिस, इस जनरल प्रैक्टिस का एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। और ये जो एस्पेक्ट है एक कस्टम का, ये जो एस्पेक्ट है, इसे कहते हैं मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द कस्टम। दूसरा एस्पेक्ट, ये जो कॉमन प्रैक्टिस है, जिस कॉमन प्रैक्टिस की हमने अभी बात की, ये कॉमन प्रैक्टिस कंट्रीज इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, इनमें पार्टिसिपेट करें, और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते वक्त, इन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते वक्त कंट्रीज के भीतर ये बिलीफ हो, एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हो कि कंट्रीज जो कर रही हैं, जिन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर रही हैं, ये उनके लिए लीगली नेसेसरी है, लीगली बाइंडिंग है। ये जो बिलीफ है, ये जो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, ये जो कॉमन एक्सेप्टेंस है किसी जनरल प्रैक्टिस का, जो कॉमन एक्सेप्टेंस है, ये बिलीफ, ये अंडरस्टैंडिंग, ये कॉमन एक्सेप्टेंस, ये कस्टम के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और कस्टमरी लॉ के इसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को डिनोट करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, एक लैटिन टर्म यूज किया जाता है, एंड दैट टर्म इज ओपिनियो ज्यूरिस। यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म, ओपिनियो ज्यूरिस। ओपिनियो ज्यूरिस, इट इज अ short form of a longer Latin phrase called opinio juris sive necessitates. तो established practice, एक established pattern of behavior plus opinio juris, इन दोनों के होने के बाद हमें मिलता है एक custom, a customary law comes into existence. सिर्फ एक common practice, एक general practice का होना enough नहीं है। general practice के साथ साथ हमें opinio juris भी चाहिए। मतलब कंट्रीज के भीतर एक कॉमन बिलीफ, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि वे जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही हैं, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना उनके लिए लीगली नेसेसरी है, लीगली बाइंडिंग है। इंटरनेशनल लॉ के तहत कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कस्टमरी रूल पर बेस्ड होते हैं, जैसे डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस। अभी मोस्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस को कोडिफाई किया जा चुका है, ट्रीटी कन्वेंशन के रूप में हमने उन्हें कोडिफाई कर दिया है, लेकिन कुछ समय पहले तक ज़्यादातर डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस कस्टमरी लॉ पर ही बेस्ड थी, कस्टमरी रूल्स पर ही बेस्ड थी। जैसे एक कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को डिप्लोमेटिक विजिट्स के दौरान अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किसी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा अगर आपके कंट्री को विजिट किया जा रहा है, देन ड्यूरिंग दैट ऑफिशियल विजिट, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक विजिट, दैट हेड ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय यू, बाय योर अथॉरिटी। चाहे उस हेड ऑफ द स्टेट ने अपने कंट्री में कितने भी क्राइम क्यों ना किए हो, कितने भी हेनस क्राइम क्यों ना किए हो, आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। दैट हेड ऑफ द स्टेट एंजॉयज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक और ऐसा डोमेन है जहां आज भी कस्टमरी लॉ को कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। दिस इज द स्फीयर ऑफ यूज ऑफ फोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस एंड रिप्राइजल। यूएन के चार्टर के द्वारा डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यूनिलैटरल यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ वॉर को प्रोहिबिट किया गया है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर इस बात को लेकर बहुत ही क्लियर है कि कंट्रीज अपने आपसी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए फोर्स, वॉर, वायलेंस को यूज ना करें। लेकिन फिर भी कंट्रीज मानती हैं कि देयर एग्जिस्ट अ कस्टमरी लॉ विच अलाउज देम टू रिटेलिएट इन सेल्फ डिफेंस एंड रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है रिवेंज। ओके, तो अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है तो उस कंट्री के पास भी ये अधिकार होगा कि वो कंट्री अपने ऊपर हुए अटैक का बदला ले सके। The country has the right to seek revenge. इसी तरह के आर्ग्यूमेंट को अप्रैल 1986 में यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के द्वारा यूज किया गया था। 1986 में
वेस्ट बर्लिन में लिबिया के कुछ एजेंट्स एक बॉम्ब अटैक करते हैं. देयर इज अ बॉम्ब अटैक इन वेस्ट बर्लिन बाय सम एजेंट्स फ्रॉम लिबिया. इस बॉम्ब अटैक में एक यूएस सोल्जर की मृत्यु हो जाती है. अमेरिका के द्वारा इस अटैक को रिवेंज करने के लिए 1986 इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ अमेरिका के द्वारा इस अटैक को रिवेंज करने के लिए लिबिया पर एयर स्ट्राइक्स किए जाते हैं. इन एयर स्ट्राइक्स को अमेरिका ने लिबिया पर जो एयर स्ट्राइक्स किए, इन एयर स्ट्राइक्स को डिफेंड करते हुए यूएस के द्वारा यह कहा जाता है कि भले ही यूएन चार्टर फोर्स के यूज को प्रोहिबिट करता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर राइट टू रिप्राइजल, राइट टू रिटेलिएशन को लेकर एक कस्टमरी लॉ भी है. और इस कस्टमरी लॉ की वैल्यू, इस कस्टमरी लॉ की इंपॉर्टेंस यूएन चार्टर के बराबर है. दिस वाज द आर्ग्यूमेंट व्हिच वाज गिवन बाय यूनाइटेड स्टेट्स. तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इस आर्ग्यूमेंट को यूज किया जा सकता है, तो दुनिया की दूसरी कंट्रीज भी अपने एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, एक्ट ऑफ रिप्राइजल को जस्टिफाई करने के लिए इस कस्टमरी लॉ को यूज कर सकती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंटरनेशनल कस्टम के एग्जिस्टेंस में आने के लिए कितना समय लगता है और मिनिमम कितने स्टेट्स के द्वारा किसी एक जनरल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए ताकि वो जनरल प्रैक्टिस एक कस्टमरी लॉ बन जाए, कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट हो जाए. देखिए, कस्टमरी लॉ के लिए टाइमिंग एंड नंबर ऑफ स्टेट्स को लेकर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है. ट्रेडिशनली अगर किसी जनरल प्रैक्टिस को मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स के द्वारा एक लंबे समय तक फॉलो किया जाता है, मोर देन अ डिकेड, तो वो जनरल प्रैक्टिस कस्टमरी लॉ बन सकती है. लेकिन क्या कभी यह हो सकता है कि कोई कस्टमरी लॉ इंस्टैंटेनियसली एग्जिस्टेंस में आ जाए, रातों रात एक नया कस्टमरी लॉ बन जाए? कैन वी हैव एन इंस्टेंट कस्टमरी लॉ? मतलब कोई स्टेट प्रैक्टिस, कोई मोड ऑफ बिहेवियर जो कंप्लीटली न्यू है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट. क्या इस स्टेट प्रैक्टिस को, इस मोड ऑफ बिहेवियर को दुनिया की बाकी कंट्रीज के लिए एक कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट किया जा सकता है? हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहां इस तरह से न्यू स्टेट प्रैक्टिसेस को इंस्टेंटली कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट किया गया है. वन एग्जांपल इज द 1945 ट्रूमन प्रोक्लेमेशन. दिस ट्रूमन प्रोक्लेमेशन, इट वाज रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ. लॉ ऑफ सीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिटेल में पढ़ेंगे. ये जो ट्रूमन प्रोक्लेमेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमन के द्वारा 1945 में रिलीज किया गया ट्रूमन प्रोक्लेमेशन, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जुड़ा है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ उस सबमर्ज्ड लैंडमास को कहते हैं जो लैंडमास एक कंट्री के कोस्ट लाइन से जुड़ा होता है और कोस्ट से सटे शैलो ओशन वाटर के नीचे मौजूद होता है. ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिच सोर्सेज होते हैं. दे कंटेन ह्यूज रिजर्वॉयर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. 1945 तक इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ को यूज करने से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल रूल, कोई इंटरनेशनल कस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था. अभी तक कंट्रीज को यह पता भी नहीं था कि वे इस तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं. इट वॉज यूनाइटेड स्टेट्स which first realized the importance and the value of continental shelf as a source of energy, particularly the continental shelf which was present in the Gulf of Mexico. 1945 तक जितनी भी कोस्टल कंट्रीज थी, ये कंट्रीज अपने कोस्ट से 3 माइल्स की दूरी तक के सी को अपने ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत इंक्लूड करती थी. दैट मीन्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन टू 3 माइल्स इनटू द सी, दिस रीजन was considered within the control and jurisdiction of a country. It was called territorial sea, from coastline to 3 miles into the sea. This is going to be within the jurisdiction of a coastal country. लेकिन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जहां पे ये ऑयल एंड नेचुरल गैस मौजूद है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक कंट्री के कोस्ट से 3 मील की दूरी से भी ज्यादा दूरी में मौजूद था. So if a country wants to exploit the continental shelf for oil and gas, then the country will have to extend its jurisdiction into the sea way beyond 3 miles. Now, this is what was exactly done by the US President Henry Truman in his 1945 proclamation. जिसे हम ट्रूमन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1945 कहते हैं. इस प्रोक्लेमेशन में हेनरी ट्रूमन ने कहा कि अब से आफ्टर दिस प्रोक्लेमेशन यूनाइटेड स्टेट्स अपने कोस्ट लाइन से 200 मील की दूरी तक के सी को अपने ज्यूरिस्डिक्शन में इंक्लूड करेगा और इस 200 माइल्स के रीजन में जितने भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं,
इन सभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ऑयल एंड नेचुरल गैस को निकालने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास होगी। इस ट्रूमन प्रोक्लेमेशन के रिलीज होने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि दुनिया की बाकी कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करेगी, यूनाइटेड स्टेट्स को अपोज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रूमन प्रोक्लेमेशन के रिलीज होने के बाद दुनिया की बाकी कोस्टल कंट्रीज यूएस के स्टैंड को, यूएस के डिसीजन को अपोज नहीं करती, क्रिटिसाइज नहीं करती, बल्कि ये कंट्रीज भी यूएस की तरह अपने अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्लेम करना शुरू कर देती है। एक ट्रेंड की शुरुआत यूएस ने कर दी। सबसे पहले यूएस ने अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्लेम किया एक प्रोक्लेमेशन के माध्यम से। अब दुनिया की बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी कोस्टल कंट्रीज यूएस की तरह ही अपने अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्लेम करना शुरू करती हैं। तो एक प्रैक्टिस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्लेम करने की एक प्रैक्टिस की शुरुआत यूएस ने की और फिर सभी कंट्रीज ने, सभी कोस्टल कंट्रीज ने इस प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ओवरनाइट एक जनरल प्रैक्टिस का इमर्जेंस होता है, अ जनरल प्रैक्टिस which starts getting followed by all the countries of the world, all the coastal countries of the world. और ये जो कंट्रीज हैं, ये जो कोस्टल कंट्रीज हैं, ये जब अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को क्लेम कर रही थी, तो ये अपने एक्शन को, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते हुए कहती हैं कि इट इज देयर लीगल राइट, ओके, क्लेमिंग वंस कॉन्टिनेंटल शेल्फ जस्ट लाइक व्हाट यूएस डिड, इट इज देयर लीगल राइट। तो एक जनरल प्रैक्टिस तो यहां पर इमर्जेंस में आया। साथ ही साथ इस जनरल प्रैक्टिस को कंट्रीज लीगल भी मान रही थी, लीगली बाइंडिंग भी मान रही थी। So both the conditions over here got fulfilled. We have an established general practice and we have an opinio juris. Countries thought and they believed that the practice which they are following, it is legally binding, it is legally necessary to them. The opinio juris and general practice दोनों ही एक साथ existence में आए, and then we had the emergence of a new customary law, a new international customary law. और बाद में हम देखते हैं कि इस customary law को ट्रीटी के माध्यम से कोडिफाई भी किया जाता है। सबसे पहले 1958 में इसे कोडिफाई करने की कोशिश की जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा, और फिर 1982 में लॉ ऑफ सी के द्वारा इसे कोडिफाई करने की कोशिश की गई।